नमस्कार, आप सबका लोकमत हिंदी पर स्वागत है। मैं हूँ योगेश और आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि गोडसे। लोकमत के व्यूअर्स स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर रवि गोडसे सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। नमस्कार। जी, तो आज रवि गोडसे एक बार फिर हमारे साथ है। जो हमारे देश में हम देख रहे हैं इस वक़्त जो भी पैंडेमिक की सिचुएशन है, उस पर हम सारी जानकारी सर से लेंगे। सर, सबसे पहला सवाल अ, व्यूअर्स स्पेशल एपिसोड है, जैसे मैंने कहा हम व्यूअर्स के सवाल तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल मेरे भी। अभी जैसे हम कोविड टास्क फोर्स इंडिया में जो बातें कह रही है, उसमें से एक जो बात प्रमुख निकल कर के सामने आई है, उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात की है सर ओमिक्रॉन को लेकर। तो इस पर आपका क्या विचार है? अगर उनके भी समझ में आता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, इसका मतलब कब का हो चुका है ना। मतलब वो हमारा मानदंड है ना कि इनके समझ में आया, मतलब सबको समझ में आ गया, किसी को भी समझ में भी आएगा। तो अभी किसी भी फ्रेंड को फोन करो, फोन उठाओ और अपने 10 फ्रेंड्स को फोन करो, 10 के 10 खास रहे थे पिछले हफ्ते। जी। सबको वो ओमिक्रॉन कम्युनिटी। देखो, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बच्चे का नाम रखती है ओमिक्रॉन, तो वो बच्चा कई महीने पहले पैदा होता है। ये ओमिक्रॉन कब से चल रहा है, अभी ये लोगों के ध्यान में आया। वैसा मामूली है, किसी को अस्पताल नहीं भेजता। अभी कम्युनिटी में आ चुका है, इसका क्या मतलब है? हमको पहले ही मालूम था कम्युनिटी में जाना। अगर ये डेल्टा से 6 गुना है कहते हैं, आपको लक्षण होने के 48 घंटा अगर आप दूसरे को दे सकते हो, और ये सब हमको मालूम था, तब ये लोग क्या बात कर रहे थे, हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे। मुझे तो इतना अचरज होता है ना कि ये कैसी बात है, कांटेक्ट ट्रेसिंग करोगे ओमिक्रॉन का? हुँ, मतलब जो डेल्टा से 6 गुना है हुँ, और लक्षण आने के 48 घंटा पहले है। अगर कोई दिल्ली का बस कंडक्टर है, तो उसको लक्षण आने के बाद उसका टेस्ट करके रिजल्ट आने के बाद पिछले 5 दिन में जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया, वो 10,000 लोग और उनके कॉन्टैक्ट को ढूंढोगे? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संभव ही नहीं है। ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो कम्युनिटी में कब का आ चुका था। अब उन्होंने कह दिया सो कह दिया, लेकिन वो पहले ही हो चुका था। जी। सर, इसके अलावा अब अगर हम व्यूअर्स के सवाल लेना शुरू करें, तो हमारे सर व्यूअर है स्वास्तिक स्वात। उनका ये सवाल है कि उनको कोविड हुआ था लेकिन उन्होंने टीके नहीं लिए हैं। उनका ये वो कहना तो है कि आप मैं तो पूछ रहे हैं, कोविड हाँ, सर्वाइव कर आप चुका पूछ हूँ। रहे हैं कि आपको अगर कोविड हुआ था तो हाँ, क्या टीका लेना चाहिए? ओके। जी, उसका एकदम छोटा सा नन्हा सा जवाब दे देता हूँ, हाँ। और एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आपने वो मूवी देखी है सत्ते पे सत्ता? जी। वो अमिताभ बच्चन और 6 भाई होते हैं ना, हुँ, तो कैसा खाना खाते हैं, खाना सबको मिलता है भरपेट, लेकिन वो कैसा इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, फिर हेमा मालिनी जी आके सबको ठीक लाइन में कर देती है, राइट? तो अगर वैक्सीन लिया तो आपका जो संरक्षण का जो शक्ति है, जो ताकत है, वो अनुशासित हो जाता है। तो दूसरी लहर में, भारत में जब, वो दूसरी लहर का मैंने और एक नाम की रखा है, भारत के दूसरी लहर का आखिरी लहर। हुँ, सो भारत के आखिरी लहर में मई 2021 के मई में जब लोगों को डेल्टा संक्रमित कर रहा था, तब जिनको कोविड 2020 में हुआ था, वो लोग नहीं पकड़े जा रहे थे। हुँ, और उसी वजह से बड़े आत्मविश्वास और नम्रता के साथ मैंने प्रेडिक्शन किया था कि हमको सितंबर में कोई लहर नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग संक्रमित हो जाएंगे वो बच जाएंगे, उनके पास इम्यूनिटी है। तो अब उन लोगों का सवाल है, अगर हमारे पास इम्यूनिटी है तो फिर टीका लेने का क्या जरूरी है? और उसका जवाब ये है कि ओमिक्रॉन मामूली है लेकिन काफी बदला हुआ है। तो बदला हुआ है, तो जो लोगों ने टीके लिए उनको भी पकड़ता है, जो लोग संक्रमित पहले हुए थे उनको भी पकड़ता है, और जो लोगों ने टीके लिए थे और संक्रमित हुए थे उनको भी पकड़ता है। तो ओमिक्रॉन सबको पकड़ रहा है, विश्व में मानो सब लोगों को पकड़ देगा। तो आप कहोगे ओमिक्रॉन तो मामूली है और पकड़ने वाला है ही, उसे बच नहीं सकते, तो फिर टीका क्यों बोल रहे हो? क्या बेचना है क्या आपको टीका? नहीं। अगर यूएस का स्टडी देख लिया, तो जिन लोगों ने टीका लिया है, 3 टीके लिए हैं बूस्टर मिला के, उनका अस्पताल जाने का चांस 81% कम है। जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनका चांस 60% कम है। तो ओमिक्रॉन से अस्पताल जाने का चांस वैसे ही 50% कम है डेल्टा से। उसके ऊपर आपने 3 टीके लिए हैं तो चांस 81% कम है।
और भारत में जो लोग हैं जिन्होंने 2 टीके लिए हैं, उनमें से कई लोगों को डेल्टा भी हुआ था। तो उनका चांस तो ऑलमोस्ट 90% से कम है। तो 50% पहले से कम और जो 50 बचता है उसमें से 90% कम। इसलिए भारत में कोई अस्पताल नहीं जा रहा है और इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर नहीं आएगी। अभी भारत में जो दूसरी लहर आई थी उसका क्या नाम है बताओ मुझे, अभी क्या नाम है उसका? दूसरी लहर जो आई थी सर, डेल्टा, आखिरी लहर। आखिरी लहर। जी, कोरोना की आखिरी लहर। ओके, आखिरी लहर। ठीक है। स्वस्तिक साहब को बोलो जी, कि आप टीका जरूर लगवाएं। उसकी वजह से, जिसको रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं, रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, वो आपको महफूज रखेगा। अस्पताल जाने से चांस वैसा ही कम है, लेकिन अगर 81% का भी 60% कर देते हैं तो 135 करोड़ की आबादी में हम लोग 4000 हॉस्पिटलाइजेशन भी बचाए उसमें, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ले लीजिए टीका। तो बिल्कुल स्वास्तिक आप सर की बात मानिए और जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट हो जाइए। सर ये अगला स वैद्यकीय मशवरा नहीं है, अपने डॉक्टर के साथ भी बात करो, मैं दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। जी। जतिन खेर का सवाल है सर, उनका ये कहना है कि वो रिसेंटली कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, लेकिन उनको कोई सिम्पटम नहीं था। लेकिन अचानक 2 दिन बाद उन्हें डायरिया हो गया। तो उनका ये सवाल है कि क्या उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए और क्या डायरिया भी ओमिक्रॉन का कोई सिम्पटम है? डायरिया हो सकता है ओमिक्रॉन का सिम्टम, नॉजिया भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना क्या है, और जो अभी आईसीएमआर ने मान लिया, मैं कितने महीने से कह रहा था, अगर आपको लक्षण नहीं है तो आप टेस्ट ही ना करवाएं। अगर लक्षण नहीं है और आप संपर्क में आए हैं तो टेस्ट क्यों करवाएं? टेस्ट उसी टाइम पे करना है कि टेस्ट करने के बाद आप अगर उसको कुछ कर सकते हो तो आप टेस्ट ना करवाए, ऐसा मेरा कहना था। अगेन, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं। और अगर उनको डायरिया है, ये सिम्टम हुआ है, अगर उनको लक्षण है, तो लक्षण वाले लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लक्षण वाले जो हाई रिस्क है वो टेस्ट करें। अभी खेर साहब की बात करते हैं। ओके, हम मानते हैं कि उनको हाई रिस्क कोई नहीं है, मतलब कुछ हाई रिस्क प्रॉब्लम नहीं है, खुदा करे उनको कुछ नहीं है। उनको टेस्ट करने से हमको 2 फायदे हैं, एक खेर साहब का फायदा और एक योगेश साहब और रवि साहब का फायदा, मतलब जनता का फायदा। उनका निजी फायदा क्या है कि अगर उनको पता चलता है और वो हाई रिस्क है तो उनको कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट है? ऑक्सीजन कम होने के बाद स्टीरॉयड देते हैं, तब तक तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। जो ओनली ट्रीटमेंट है वो पैक्सलोविड है, निर्माटेरविल, रिटोनाविर बूस्टेड, वो तो भारत में है नहीं। सोत्रोविमैब, वो भारत में है नहीं। फिर ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं है। तो अगर ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर सकते तो पता करके करोगे क्या उसका? अचार डालोगे? तो पता क्यों करना है? दूसरा फायदा ये है टेस्ट करके कि वो लोगों को बचाए, ठीक है? लेकिन वो लोगों को क्या बचाएंगे? लोग ही उनको दे रहे हैं, सब एक दूसरे को दे रहे हैं। या कादर खान शक्ति कपूर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा, सब लोग दे एक दूसरे को दे रहे हैं। आपको किसको पता किसके दोस्त ने आपको किसको दिया है? आप होली से दिन आए तो किसने कौन सा रंग डाला है आपको क्या पता है? सब लोग इसमें रंगे हुए हैं, अभी सबके हाथ रंगे हुए हैं। तो ऐसा कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगेन ये वैद्य की ये एकदम सोचने वाली बात है, एकदम आराम से सोचते हैं कि अगर ये डेल्टा है तो हम डेल्टा को ट्रीट कर सकते हैं मोनोक्लोनल से। तो आप कहोगे कि शायद डेल्टा है। आपको कैसे पता डेल्टा है या ओमिक्रॉन है? इसलिए टेस्ट करके जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। ओके, इसका मैं जवाब देता हूं। जो लोगों ने 2 टीके लिए थे और जिनको कोविड हुआ था, क्या वो लोगों को कोविड हो रहा था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 में? नहीं ना। इसकी वजह से तीसरी लहर नहीं आई। तो अगर आपने 2 टीके लिए हैं और आपको कोविड हुआ था और आपको फिर भी कोविड हुआ, इसका मतलब वो ओमिक्रॉन ही है। इसका मतलब वो डेल्टा होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग विस्टिंग के चक्कर में ना पड़े। जितने आप टेस्ट कम करो उतना अच्छा रहेगा। कि जो 100 बंदे हैं इसमें से एक हाई रिस्क है, उसको कोई इम्यूनिटी की बीमारी है, कुछ कैंसर है, उसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। नहीं तो 99 अच्छे खासे लोग उसके सामने खड़े हैं लाइन में, तो आरटीपीसीआर का रिजल्ट ही नहीं आता, तो रिजल्ट आने तक बहुत देर हुई होगी।
इसलिए टेस्टिंग नहीं। तो अगर ये जो खेर साहब है, अगर वो हाई रिस्क नहीं है, तो उनको टेस्ट करवाने का मैं तो नहीं करता। अगर वो मेरे परिवार वाले थे तो मैं तो नहीं करता टेस्ट। जी, एक और उससे जुड़ा उनका सवाल था कि क्या डायरिया ओमिक्रॉन का या कोविड का एक सिम्पटम है? जीआई हो सिम्पटम हो सकते हैं। कभी-कभी बुजुर्गों में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन भूख ना लगना, नौसिया होना, डायरिया भी कभी-कभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीआई का सिम्पटम हो सकता है कोविड के साथ या और ओके देखो, सर। लोग अलग-अलग किस्म के होते हैं, तो कोई बोलता है कि मैंने टीका लिया और मुझे एकदम रिएक्शन आया, कोई बोलता है मुझे कुछ नहीं रिएक्शन आया, इसका मतलब क्या टीका मुझ पर चला नहीं? लोग अलग-अलग होते हैं। कुछ लोगों को आम अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को अनिल कपूर अच्छा लगता है। तो मतलब पसंद अपनी-अपनी, ख़्याल अपने-अपने, ठीक है? जी। इसके बाद सर एक सवाल है काकोली दत्ता का। उनका ये कहना है कि क्या हमें वैक्सीन्स जो है अब हर साल रेगुलरली लेने पड़ेंगे 2-2 डोज़ करके? पहले 2 डोज़ बोले गए, फिर एक और डोज़ आ गया, ये कब तक चलेगा? ये इससे तो केवल उनका ये भी कहना है कि ये केवल फार्मेसी कंपनीज़ के लिए फ़ायदा पहुँचाने का एक ज़रिया तो नहीं है। अ, मैं जो सारे सब दर्शक हैं, वो सवाल पूछते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे ऐसे टीके का नाम बताएँ, जिसका सिर्फ़ एक टीका लगता है। ऐसे डिसीज़ का नाम बताएँ, जिसका सिर्फ़ एक टीका लगता है। आंसर मैं बता देता हूँ, येलो फीवर, उसका एक टीका लगा तो हो गया। बीसीजी का भी एक लगता है इंडिया में, कुछ अलग देशों में 2 लगते हैं। चिकन पॉक्स का एक टीका लगता है 13 उम्र के नीचे, 13 के बाद हो गया तो 2 लगते हैं। पोलियो के 5 लगते हैं, डीपीटी के 5 लगते हैं, हेपेटाइटिस बी के 3 या 4 लगते हैं, हेपेटाइटिस ए के 2 लगते हैं, एचआईवी के 4 लगते हैं। तो ऐसे कई डिसीज़ेज़ हैं, उनके एक से ज़्यादा टीका लगता है। तो ऐसा कोई नया नहीं है, ये जो लोग व्हाट्सएप पे पाठशाला खोले हुए एक-दूसरे को सिखा रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, वैक्सीन कुछ उनको साइंस कुछ भी पता नहीं। सिर्फ़ उनको फॉरवर्ड करना आता है, पकड़ के कुछ भी पकड़ के फॉरवर्ड कर देते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि कोविड या आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस फ्लू की तरह होता है, वो बदल सकता है। तो फ्लू वायरस का टीका अमेरिका में हर साल लगता है। डॉक्टर लोग हर साल लेते हैं। डॉक्टर को अगर काम करना है वहाँ तो लेना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब कोविड का टीका भी लेना पड़ेगा हर साल? शायद नहीं, क्योंकि कोविड फ्लू के इतना ताल्लुक नहीं रखता आरएनए वायरस से तो भी। तो शायद हम सोच रहे हैं कि 2 साल में 1 टीका या 3 साल में या कुछ अलग-अलग वैक्सीन की कोवैक्सीन शायद ज़्यादा देर चलेगी क्योंकि वो होल वेरिएंट वैक्सीन है। शायद मिक्स और मैच किया तो ज़्यादा चलेगा। शायद जो लोग को कोविड हुआ है और टीके लिए हैं, उनमें ज़्यादा देर रहेगा। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लेना पड़े, तो लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई ज़बरदस्ती करके बेच अभी देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई अच्छे लोग नहीं है। सब मुनाफ़िक-ख़ोर है, ठीक है? लेकिन और हमारा और फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। हम वैक्सीन की बात करते हैं क्योंकि वो जानें बचाती है। पूरे विश्व की वैक्सीन देखी, तो हर साल 2 करोड़ लोगों की जानें बचती है, वैक्सीन की वजह से। सब डिसीज़ेज़ के वैक्सीन की वजह से। लाखों बच्चे अभी अपाहिज होके बेड पे पड़े होते अगर पोलियो वैक्सीन नहीं आई थी। वो पिट्सबर्ग से ही आई थी। मेरे सिटी से। तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी से। वो तो ड्रग माफिया हम भी जानते हैं वो अच्छे लोग नहीं है। लेकिन थोड़ा उनके शूज़ डाल के सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं। अगर उन्होंने एक वैक्सीन बनानी है, ओके? और 99 वैक्सीन बनाई तो एक चलती है। तो वो जो 99 वैक्सीन का खर्चा है वो कौन करेगा? वो तो वो 100 वो जो एक वैक्सीन चलती है उसको ही करना है ना। वो तो कोई धर्मादाय नहीं कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उनको भी करना है। अगर उन्होंने वैक्सीन बनाई, तो वो बनाएँगे, उसका कोल्ड स्टोरेज करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टडीज़ करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, टेंडर करेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, प्लेन पे डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो लेनी भी फ्री है और लेने के बाद प्रॉब्लम हुआ तो नुकसान भरपाई भी चाहिए। तो अगर ऐसा ठीक है, ये सब ठीक है, लोगों की कंज़्यूमर की बात ठीक है। लेकिन अगर आप वैक्सीन बनाने वाले होते, तो क्या आप इस धंधे में पड़ते? आप क्यों करोगे धंधा? अरे गन्ने का रस भी नहीं देता कोई ₹50 थमाने के पहले, ओके? तो कौन इस धंधे में पड़ेगा? जैसा पेनिसिलिन का जन्म हुआ था, जब फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्री को लगा कि हम इसे बेच सकते हैं, तब उन्होंने उसे, तो इसमें मुनाफाखोरी गलत है, लेकिन अगर लोगों से आपने मुनाफा ही निकाल दिया तो किसको दिलचस्पी रहेगी कुछ नया खोजने में, कुछ नया वैक्सीन बनाने में? वही तो पुराना लेकर बैठ जाएंगे ना। तो ये जो कम्युनिस्ट ख्याल है वो दिल से निकाल लो। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई अच्छे लोग नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस भी सोचो कि क्या है, अगर क्या उनको इंडेमिनिटी लेनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए सरकार ने। मैं कहता हूं लोगों के ऊपर डाल दो इंडेमिनिटी, जिसको अपने रिस्क पे लेना है वो ले ले, नहीं लेना है नहीं ले ले, अपने अपने पसंद की बात है। ओके। एक और सवाल सर, वैक्सीन वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो हमें कोविड नहीं होगा। उससे ही जुड़ा हमारा एक अगला सवाल है, अंतु जी कालिदास है, उनका ये सवाल है कि उन्होंने वैक्सीन लगाई, उसके 2 दिन बाद वो पॉजिटिव आ गए, तो ऐसा कैसे हो गया? क्या नाम है आपका? सर नमन कालिदास? अंतु जी कालिदास, right। कालिदास जी। तो ये जो उंगली है ना, इसको अनामिका कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है आपको? कालिदास जी को भी पूछेंगे। जी, जब पुरातन कवियों में वो कहेंगे, उनकी श्रेणी करेंगे, तो हमने चालू किया कालिदास से, और बाद में किसी शायर का नाम ही नहीं याद आया जो कालिदास के तुल्य का हो, इसलिए इस उंगली को अनामिका कहते हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिताधिष्ठित कालिदासात अद्यापित तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभुआ। क्या नाम है आपके, आपके नाम को वंदन। तो कोविड, 2 वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो सकता है। वैक्सीन आपको 2 तरह से बचाती है। एक वैक्सीन आपको बचाती है सीरियस डिसीज से, और दूसरा आपको बचाती है कोविड ना हो इसलिए। हमारी ख्वाहिश ये थी, उम्मीद ये थी कि कोविड आपको मामूली डिसीज से भी बचाएगी, और वो बचा रही थी। ओरिजिनल कोविड के खिलाफ फाइजर 90% थी, बाद में डेल्टा के खिलाफ 70% हो गई, और अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ शायद 50 या 30% है मामूली डिसीज ना होने के लिए। लेकिन सीरियस डिसीज से वो अभी भी आपको 80-85% बचाती है। तो आपने 2 डोज लिए हैं, और अगर आपको 30% चांस है बचाने का, इसका मतलब 70% चांस है कि हो जाएगा ना। तो कोविड आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन सीरियस कोविड नहीं होगा मोस्टली, ज्यादातर। और अगर आपको 2 दिन टीका लेने के बाद कोविड हुआ, 2 दिन में तो प्रोटेक्शन नहीं होता ना। पहला टीका लेने के बाद जब दूसरा टीका लेते हैं, तो दूसरा टीका लेने के बाद 14 दिन आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, और वो पूरा प्रोटेक्शन भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सिर्फ 30% है। कोविशील्ड कोवैक्सीन का शायद 20% रहेगा। सो 20% प्रोटेक्शन है मामूली डिसीज के लिए, तो 80% चांस वैसा था ही आपको होने का। आपका जिसको कहते हैं कर्म धर्म संयोग, इसका मतलब ऐसा चांस से हुआ कि आपको कोविड हुआ था और आपने टीका ले लिया और कोविड के 1-2 दिन में लक्षण आए, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। तो जी, ऐसा नहीं कह सकते कि वैक्सीन ली थी फिर भी कोविड कैसे हुआ, वैक्सीन ली तो भी कोविड हो सकता है। जी। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, न्यूज ये नहीं है कि 2 टीके लिए थे फिर भी कोविड हुआ। न्यूज ये है कि कोविड हुआ था लेकिन 2 टीके लिए थे इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचा। अगला सवाल सर विद्या कदम जी का है। उनका ये सवाल है कि उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी, और जिस जगह पर उन्होंने कोविशील्ड ली थी वहां पर, जैसा आपने पहले भी बताया था, गांठ कुछ लोगों को आ रही है वैक्सीन लेने के बाद, तो वहां पर उनको गांठ आ गई। गांठ आने के बाद फिर वहां पर उसका उन्होंने इलाज करवाया, तो उसके बाद फिर उन्हें इलाज कराने के बाद स्किन इन्फेक्शन बताया और वहाँ पर पस जमने लग गया। तो अब वो पूछ रही हैं कि क्या वो बूस्टर डोज़ कोविड का जो है वो ले सकती हैं? मोस्टली देखो, ऐसा स्पेसिफिक मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे सकते, थियोरेटिकली बात कर सकते हैं। वो शायद पहला डोज जब दिया था तो शायद गलती से कुछ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ होगा। वो ऐसा कभी-कभी हो सकता है, किसी भी इंजेक्शन के साथ हो सकता है। तो उसके वजह से हुआ होगा। तो उनका अभी उनका डर तो जायज़ है कि क्या अगले इंजेक्शन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो एक बार होगा तो दूसरे बार होने का चांस कम है। लेकिन जो पहले वाला इन्फेक्शन है, वो पूरी तरह से मिट गया है, वो देखना पड़ेगा। कभी-कभी कुछ लोगों को एमआरएसए बोलते होते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकल ऑरियस होता है,
वो उनके नॉस्ट्रिल में होता है। तो हम लोग यूएस में उनका नॉस्ट्रिल में चेक करके वो कॉलोनाइज है ना, वो देख लेते हैं। अगर है तो वहाँ म्यूपिरोसिन करके एक मेडिसिन होता है और हिबिक्लेंस करके एक बात होता है। वो अपने डॉक्टर के साथ बात करे, अपने को डिसेंसिटाइज करे अगर चाहिए तो, और फिर दूसरा टीका लेने की सोचे। ओके। एक और सवाल है कि काफ़ी लोगों ने भारत में स्पुतनिक वैक्सीन भी ली है, तो वो हाँ, बूस्टर डोज़ उन्हें कौन-सा बूस्टर डोज़ लेना है, ये भी कुछ लोगों का सवाल है। स्पुतनिक वैक्सीन अपने आप में मिक्स और मैच है, तो अच्छी है वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन का पहला डोज मतलब जॉनसन एंड जॉनसन और दूसरा डोज मतलब चाइना का कैंसिनो बायो। सो स्पुतनिक वैक्सीन AD26 एंड AD5, ये एडिनो वायरस वैक्सीन है। अगर स्पुतनिक ली है तो स्पुतनिक का और एक डोज लेके कुछ फायदा नहीं है बूस्टर के लिए। शायद कोविशील्ड ले सकते हैं क्योंकि स्पुतनिक और कोविशील्ड एक दूसरे में कुछ समझौता कर रहे हैं, लेकिन कोविशील्ड भी एडिनो वायरस वैक्सीन है। मेरी राय ये होगी, मतलब आगे मेडिकल राय नहीं दूंगा, मेरे अगर कोई परिवार वाला होता तो स्पुतनिक वालों को मैं कोवैक्सीन का बूस्टर दे देता। वैसे तो मैं कह रहा था कि कोविशील्ड वालों को भी कोवैक्सीन का बूस्टर दे दो, लेकिन मेरी सुनी नहीं किसने। ये जो अपना दिसंबर था ना, पूरा प्राइम शादियों का सीजन था, राइट। सब शादियां, और ये मैं शादियां अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, डेस्टिनेशन वेडिंग की नहीं, जो फूल वाले हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो घोड़ों को लेके आते हैं। तो देखो, अगर ओमिक्रॉन की न्यूज को हम लोग भूल ही देते थे तो क्या होता था? क्या मौतें बढ़ी है? नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हैं? नहीं, राइट। क्या बढ़ा है? सिर्फ केसेस बढ़े हैं, वो अस्पताल नहीं पहुंच रहे। तो वो केसेस अगर नहीं गिनते हम लोग तो क्या कहते हैं, बाप रे, अचानक 10 करोड़ लोगों को खांसी हो गई, और छोड़ देते थे, अपना पूरा मैरिज का सीजन बच जाता था। बेचारे लोग 2 साल बाद अपने छोटे नन्हे बच्चों के लिए कुछ खरीदने वाले थे, पूरा इकोनॉमी का बैंड बजा के रख दिया। अभी ये बहुत हो गया, अभी ये उसके साथ जीना है। जब खोल दो, जो हो जाएगा देखा जाएगा। जो अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम तकलीफ हुई भी तो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे बदतर तो नहीं होगा। सर, आपने खाँसी की बात कही खाँसी को लेकर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एडवाइज़री में रिसेंट जो एडवाइज़री है उन्होंने कहा है कि अगर खाँसी जो है 1 हफ्ता या 10 दिन तक नहीं जाती है ओमिक्रॉन के बाद या कोविड पॉज़िटिव होने के बाद तो टीबी का टेस्ट ज़रूर करवाएँ। इस पर आप क्या सुझाव देंगे? देखो, इंडिया में लेटेंट टीबी काफी होता है, तो लेटेंट टीबी का एक्टिवेशन आपको इम्यून सप्रेस किया तो हो सकता है। मतलब अगर स्टीरॉयड का ज्यादा डोज लिया है, या सैरिलुमैब या बैरिसिटिनेम या टोसिलिजुमैब लिया है, लेकिन इसमें से काफी सारे लोग घर पे ही खांस रहे हैं। तो अगर घर पे खांस रहे हैं और उन्होंने स्टीरॉयड नहीं लिया है तो उनको सडनली यही टाइम पे टीबी एक्टिवेशन होगा, ये तो मैं नहीं मानता। टेस्टिंग वेस्टिंग कम करो यार, ज्यादा टेंशन मत ले लो, वो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। जी, तो टीबी का भी टेस्ट अगर कुछ-कुछ सिम्पटम हो सकते हैं सर जिसके बाद खाँसी अगर नहीं देखो, रुक रही है? टीबी का क्या टेस्ट है? टीबी का एक टेस्ट है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव करके, पीपीडी। वो जिसमें बीसीजी लिया है उनमें से 80% लोगों में ये पीपीडी पॉजिटिव आ सकती है। पीपीडी टोटली सब्जेक्टिव है, तो पीपीडी का कोई मायना नहीं है। फिर क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड है, तो क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड एकदम सेंसिटिव टेस्ट है, अच्छी टेस्ट है, लेकिन वो करने में लैब का काफी समय जाता है। अभी लैब हमारे ऑलरेडी परेशान है, रिएजन खत्म हो चुके हैं कोविड का। ये कुछ अभी नए रास्ते पे नहीं, मत लेके जाओ। ये अभी कुछ, वो खांसी अपने आप ठीक हो रही है। अगर आपने स्टीरॉयड ज्यादा नहीं लिया है या इम्यूनो सप्रेशन नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि टीबी ऐसा ही सोचना अच्छा है। भारत के किसी भी पेशेंट में हम लोग टीबी की पहला सोचते थे, लेकिन अभी उस पे कंफ्यूजन मत करो, लोगों को कंफ्यूज मत करो, सीधा रखो, एकदम साफ सुथरा रखो, राइट। पहले कोविड से निपटाते हैं, वो लेटेंट टीबी अपने पास है, रहेगा, अभी उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ कोविड की बात करो। जी। एक और सवाल है सर दिनेश चौधरी का। आपने जैसे बताया कि 2 वैक्सीन लेने के बाद अगर वो कोविड पॉज़िटिव हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ओमिक्रॉन ही होंगे। तो दिनेश जी का ये सवाल है कि ओमिक्रॉन पॉज़िटिव होने के बाद वो कितने दिन बाद अपना बूस्टर डोज़ ले सकते हैं? भारत सरकार कह रहा है 90 दिन, अमेरिका कह रही है 10 दिन। तो आप डिसाइड करो कब लेना है। तो लक्षण आने के 10 दिन बाद ले सकते हो। आई थिंक भारत सरकार के, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, शायद 90 दिन कह रहे हैं, शायद अभी भारत सरकार कह रहा है कि इतने लोगों संक्रमित हुए थे दूसरी लहर में डेल्टा से,
कि शायद वो कह रहे हैं कि बूस्टर लगे ही ना, इसलिए वो शायद बूस्टर का उनका जो गाइडेंस है उसको चेंज करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। शायद उसको चेंज भी कर देंगे। राइट। एक और सवाल है सर रविंद्र वेद पाठक का, वो क्या सीधा-सीधा नाम है ही उनका? जी, नाम से ही दिल जीत लिया मेरा। राइट। जी। रविंद्र क्या नाम है। राइट। हाँ। जी, वो उनका सीधा-सीधा सवाल है कि कौन-सी वैक्सीन बेस्ट है, वो हमें बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि वो हमें मिल जाए। फाइज़र है, स्पुतनिक है, सिनोवैक है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, कौन-सी बेस्ट वैक्सीन है, हम वही लेंगे। एक बार अकबर बादशाह ने बिरबल से पूछा कि सबसे अच्छा हथियार कौन है? तो बिरबल ने कहा जो आपके हाथ में आए समय आने पर। तो अकबर बोला ये क्या बात है? सडनली एक हाथी उनके ऊपर दौड़ के आया और वहां एक कुत्ता था, उसको पकड़ के बिरबल ने उसके ऊपर फेंक दिया। बाद में नीचे कैप्शन भी लिख दी, नो एनिमल्स वर हार्म ड्यूरिंग दिस एपिसोड। तो उसने कहा अभी हमने उस कुत्ते को हथियार जैसा इस्तेमाल किया। तो जो आपके हाथ में है, मैं पहले कह रहा था जो आपको वैक्सीन मिल रही है वो ले लो, आपके पूरे वैक्सीन का चॉइस है। तो मैं कह रहा था अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो कोविशील्ड ले लो। अगर आपकी उम्र 30 और 60 के बीच में है तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले लो। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है और आप महिला है तो कोवैक्सीन ले लो। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है और आप पुरुष है तो भी कोवैक्सीन की सोचो, कोविशील्ड की तरफ भी झुक सकते हैं। अगर आपको स्पुतनिक अवेलेबल है तो 18 के ऊपर ले सकते हो, अच्छी वैक्सीन है, 3 हफ्ते में काम हो जाता है कोविशील्ड के कंपैरिजन में। अगर आपको फाइजर और मॉडर्ना भी अवेलेबल है, मॉडर्ना 30 साल के नीचे बच्चे में अभी थोड़े कम देते हैं। इसराइल में भी एक स्टडी आई है, उसमें 16,133 बच्चों में से एक बच्चे को थोड़ा कार्डियक इन्फ्लेमेशन हुआ था, यूरोप में हुआ था। इसलिए 30 के नीचे जनरली यूरोप अभी मॉडर्ना नहीं देता, वहां फाइजर कंसिडर कर सकते हो। आपकी उम्र 5 या 18 के है तो डेफिनेटली फाइजर ले लो। फाइजर उसका ऊपर स्टडी हुआ है। साइनोवैक है, वो होल वायरियन वैक्सीन है। वो कोवैक्सीन और साइनोवैक बहुत सिमिलर है। साइनोवैक को विश्व में कोरोना वैक बोलते हैं, लेकिन कोवैक्सीन का जो एडजुवेंट है वो बहुत अच्छा है। तो अगर साइनोवैक है आपको मिल रही है, सिर्फ साइनोवैक मिल रही है तो वो भी चलेगी, लेकिन साइनोवैक और कोवैक्सीन दोनों का चॉइस है तो कोवैक्सीन कई गुना बेहतर है। तो आई होप कि रविंद्र को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सुचित्रा चैटर्जी है सर, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव जब वो हुई तो उन्हें सर्दी काफ़ी हो गई। रनी नोज़ से वो काफ़ी परेशान है, तो इस वक़्त क्या वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नज़ल स्प्रे जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं? वो भारत के जो गाइडलाइंस है कैसा इसका ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। तो उसमें मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे की ज़्यादा बात नहीं की है। उसका स्टडी बहुत ही छोटा है, जो ये सपोर्ट करता है। अगर लिया तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है। नेज़ल स्टेरॉइड्स, ओरल स्टेरॉइड इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं खुद नहीं यूज़ करता मेरे पेशेंट्स में। मैं नेज़ल स्टेरॉइड नहीं यूज़ करता। मामूली जिनको लक्षण है, उनमें मैं नेज़ल स्टेरॉइड नहीं यूज़ करता। आई लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स। ओके, श्योर सर। एक सर आखिरी सवाल विवेक अग्निहोत्री जी का है कि हमें मास्क से कब निजात मिलेगी? आपने पहले भी इसे लेकर भविष्यवाणी की है, एक बार और वो चाहते हैं कि आप बता दें कि हमें मास्क से कब निजात मिलने वाली है? वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त। वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त। ये मांगी हुई नजात मेरे काम की नहीं है। वो शब्द निजात नहीं है, नजात है। नजात मतलब मुक्ति। बहिश्त वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त। बहिश्त मतलब स्वर्ग। तो अपने ऊपर है। मैं आज ही एक शो पे था, मैंने कहा अब समय आ गया है कि मास्क को वॉलंटरी कर दे, ऐच्छिक कर दे। जो आदमी पहनना चाहता है उसका मजाक ना उड़ाए, लेकिन जुर्माना लगाना बंद कर दे। अगर सिर्फ जुर्माने के भय से कोई पहन रहा है तो उसको उस मास्क से कोई फायदा नहीं है, ना दूसरे वालों का है। पूरा मास्क का टेस्टिंग करते हैं जो लोग पहनते हैं उनका टेस्टिंग नहीं करते। और एक मैं अब प्यार से और अपनेपन से कहूंगा, पहले पहने कहाँ थे मास्क जो निकालेंगे?
हमने अच्छी तरह से पहने ही नहीं है ना मास्क। छू लेने दे नाजुक होठों को कब हुआ था मास्क का? सबके मास्क तो इधर ही रहते थे, तो निकालेंगे कहाँ से? पहने ही नहीं थे। लेकिन मैंने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में निकल जाएंगे, और देखो ओमिक्रॉन आया, तब मैंने कहा वो बाकी का भूल जाओ, पहनो अभी दो दो हफ्ता। लेकिन ओमिक्रॉन को रोक ही नहीं सकते। आपको लक्षण आने के 2 दिन पहले आप सबको दे चुके होते हैं, सबको हो गया है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से अभी जुर्माना तो निकाल देना चाहिए मास्क का पूरी तरह से। यूएस में भी अभी एयरलाइन और ट्रांसपोर्टेशन पे कंपलसरी है, लेकिन बाकी अगर आप जा रहे हैं मास्क के बगैर तो कोई पूछता नहीं है आपको कि क्यों नहीं डाला है। मतलब अच्छे बुरे की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ क्या हकीकत है वो बता रहा हूँ। और मास्क अच्छे हैं, मास्क आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। जो कोई मेरे फॉलोअर है अभी मास्क डालते रहो, गवर्नमेंट की सुनते रहो। जर्मनी में मास्क ज्यादा है, लोग कम है, 3 टीके भी लिए हैं। अभी जर्मनी का क्या हाल है? तो ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है कि मास्क लिया तो हो गया, और मास्क डाला तो हमेशा डालना पड़ता है। वैक्सीन एक बार ले ली तो सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन हो गया। तो हमारी महत्वाकांक्षा ये होनी चाहिए कि जिंदगी भर मास्क नहीं पहनेंगे। न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर आए तो भी मुस्कुरा के जियो। तो जल्दी ही निकल जाएंगे। ओके। यही यही उम्मीद है कि जल्द ही हमारे चेहरों से जो मास्क है वो निकल जाएँगे और आपने जैसे बात की सर कोविड रिस्ट्रिक्शंस यूएस में उठ रही है यूके में भी अभी जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उन्होंने हटा दी है और हाल में डब्ल्यूएचओ यूरोप ने भी कहा है सर कि ये एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम कोविड जो है पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं यूरोप में खत्म हो जाएगा। एंडेमिक भारत में हो चुका है जुलाई 1 को, जुलाई 1 2021 को मेरी ही भविष्यवाणी थी। अगले साल से जुलाई 1 को कोविड मुक्ति दिन मनाएंगे। ओके। तो वो पहले एंडेमिक हो चुका था, ये ओमिक्रॉन आया, काफी लोगों को बूस्टर की तरह देके चला गया। वो ओमिक्रॉन आने के 5 घंटे बाद बाकी के सब लोग जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अपने नोटबुक निकाल रहे थे, तब मैंने ट्वीट भेजा था @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे कि ओमिक्रॉन अफ्रीका का टीका होगा और भारत का बूस्टर, चलो कर लो बात, अभी काम पे लग जाओ। अभी काम पे लग जाओ यार। अगर आपको मामले गिनने हैं तो अस्पताल बेड पे बैठ के गिनो। वो अस्पताल बेड सब खाली पड़े हैं कोविड सेंटर में, वो बेड पे आराम से बैठो चैन से और मामले गिनते रहो। वो छोड़ो मामले, अभी इकोनॉमी लाइफ सपोर्ट पे है। इकोनॉमी को बचाओ, गरीब लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ना उम्मीदी से मर रहे हैं। उनको अभी काम चालू करो, सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और ये सब पहले जैसी जिंदगी थी वैसे हो जाएगी। पहले जैसी ज़िंदगी थी उस ओर हमें आगे कदम बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा एपिसोड रहा। व्यूअर्स के हमने सवाल लिए और आपके जवाब। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस श्योर। प्रक्रिया को, इस चीज़ को हम आगे शुरू रखें लगातार। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू, बाय। तो ये थे डॉक्टर रवि गोडसे जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी दुविधा थी, उसको एक सॉल्यूशन मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।